नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। ये कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही मिलवाते हैं मेहमान से, ले जाते हैं सैर पर भी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज की बात में हम क्या कुछ खास विषयों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला विषय है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, जिसके उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे बालकों से संबंधित कानून के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी, जो कि सदस्य किशोर न्याय बोर्ड भोपाल से हैं। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा पर भी बात होगी क्योंकि दिवाली बहुत ही करीब है, तो खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए हमारे साथ श्री देवेंद्र जी हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। और तीसरा विषय भी बहुत खास है क्योंकि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, और स्वास्थ्य बीमा की जानकारी के लिए हमारे साथ श्री रवि तिवारी जी होंगे। तो इन सभी विषयों से आप भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी कॉल करके जान सकते हैं इन विषयों के बारे में। हमारा नंबर है 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-00340। दर्शकों, तिथि बहुत महत्वपूर्ण है और हम दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी नज़र डालती जाती है तिथि पर। तो आइए देखते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तिथि विक्रम संवत 2080 कार्तिक कृष्ण पक्ष है, एकादशी तिथि है, 9 नवंबर 2023 तिथि है और दिन है गुरुवार। दर्शकों, इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। आइए देखते हैं इतिहास के पन्नों से क्या कुछ खास है। 1948 में जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हुआ। 1989 में ब्रिटेन में मृत्यु दंड की सजा पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। 1904 में पंचानन महेश्वरी, भारत के सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी, का जन्म हुआ था। 2000 में उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में गठन हुआ। उत्तर प्रदेश से विभाजित कर उत्तराखंड को नया राज्य बनाया गया और उत्तराखंड भारत गणराज्य के 37वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। दर्शकों, विचार बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एक विचार से हमारी सोचने की प्रक्रिया बदल जाती है और यही सोच हमारा जीवन भी बदल देता है। ये देखते हैं क्या कुछ खास है विचार में। सफलता की परिभाषा नैतिकता की बुनियाद पर रखी गई है, तो असफलता कभी परेशान नहीं करेगी। बिल्कुल, नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है। एक सफल जीवन के लिए डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बहुत ही सही कहा गया है, सफलता की परिभाषा नैतिकता की बुनियाद पर ही रखी जाती है। दर्शकों, आपको बता दें कि मतदान की तिथि बहुत करीब है और हम सभी को निर्भय होकर मतदान देना चाहिए। सारे काम छोड़कर सबसे पहले आपको वोट करने जाना है। आपको याद होगी तिथि क्या है, 17 नवंबर की तिथि आप नोट कर लीजिए। सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए क्योंकि वोट देना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और दिवाली बहुत करीब है। सदियों से दीपावली पर हम सभी अपने घरों की सफाई करते हैं और ये रोशनी के लिए जाना जाता है। ये पर्व बहुत ही खास है। खासकर हम घर की साज सज्जा करते हैं। तो इस वर्ष भी हम इसी साज सज्जा को पूरे अपने गली मोहल्ले, पूरे शहर को स्वच्छ बनाएं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को नो कहें। ग्रीन दीपावली का हमें प्रण लेना चाहिए। साथ ही साथ जो स्वच्छ दिवाली, शुभ दिवाली का अभियान है, उसको भी हमें सहयोग करना है। वोकल फॉर लोकल की बात कही गई है। इन सभी के साथ ही इस दीपावली पर्व को हमें बनाना है और इस सुंदर से पर्व में हम सभी का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। दर्शकों, आज की बात में हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के बारे में। और इस दिन विधिक जागरूकता के लिए काफ़ी कुछ कार्य किए जाते हैं और इसी उपलक्ष्य में आज हम बालकों से संबंधित कानून के बारे में बात करेंगे। इसी के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी, जो कि सदस्य किशोर न्याय बोर्ड भोपाल से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बालकों से जुड़ा हुआ कानून। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, बालक कौन होते हैं और क्या आवश्यकता पड़ी बालकों के लिए कानून बनाने के लिए? जी, कृतिका जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसकी धारा 212 में बालकों को परिभाषित किया गया है। बहुत सिंपल परिभाषा है, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, और जेंडर न्यूट्रल है, मतलब लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो। तो बहुत सिंपल परिभाषा है। 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसको बालक कहते हैं जी। और उसको वो सारे अधिकार जो इन सारे कानूनों में दिए गए हैं स्वेच्छा से प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपका कि बालकों से संबंधित कानून की आवश्यकता क्यों है,
तो कानून तो देखिए, चाहे बालक हो या किसी की बात अगर हम करें, तो समाज को सुचारू रूप से और सुनियोजित रूप से एक व्यवस्था के तहत चलाने के लिए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। इसके लिए बड़ों के भी कानून हैं, और बच्चों को होने वाले किसी भी शोषण के प्रति, चाहे वो लैंगिक शोषण हो, चाहे उनका शारीरिक शोषण हो, चाहे वो कहीं काम पे जा रहे हैं तो उनके लिए काम के पर्याप्त घंटे निश्चित हों, उनकी शिक्षा के लिए, तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव कानून बच्चों के लिए बनाए गए। बिल्कुल। बच्चे अपनी बात नहीं कह सकते हैं। आज समाज में इतनी बड़ी विडंबना है कि वात्सल्य और वासना का जो अंतर है वो समाप्त हो गया है। वो बच्चा नहीं समझ सकता है कि कोई उसके सर के ऊपर हाथ रख रहा है तो वात्सल्य भाव से रख रहा है या वासना के भाव से रख रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा ये समझने में असमर्थ है तो एक बहुत स्ट्रिक्ट कानूनों की आवश्यकता होती है जो बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित कर सके और बच्चों को वे सारी चीज़ें दे सके जो उनका अधिकार है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। और वाकई में जो गुड टच और बैड टच की बात होती है, इसके बारे में कई बार जो बालक होते हैं वो जागरूक नहीं होते हैं। बालकों के अधिकारों के बारे में भी जानना चाहेंगे और कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। दर्शकों, पुनः मैं आपको बता दूं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे शो से तो आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं फिर से आपको नंबर बता देती हूँ, 0755266049 और दूसरा नंबर है 180023300340। सर, आपसे बात कर रहे थे हम बालकों के अधिकार के बारे में और क्या कुछ कानून बनाए गए हैं बालकों के लिए। जी, बालकों के अधिकार की बात करें तो कृतिका जी, इतिहास की सबसे विभत्स सज़ा, सबसे भयानक सज़ा किसको मिली है? अश्वत्थामा को मिली। क्यों मिली? क्योंकि उसने भ्रूण हत्या जैसा अपराध किया था। तो भारतीय समाज में अगर आप देखें, हमारा जो मानस है उसने बच्चों को अधिकारों को आदिकाल से, वैदिक काल से सुरक्षित रख के चला हुआ है। मतलब अश्वत्थामा से मृत्यु का अधिकार भी छीन लिया गया क्योंकि उसने भ्रूण हत्या जैसा पाप किया था। इसी परिदृश्य में अगर हम वर्तमान समाज में आप बात करें तो भारतीय संविधान में 15(3) में बालकों के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स की बात कही गई है जी। 39, 45 और 47 में ये जिम्मेदारी दी गई है कि बालकों के लिए एक्सक्लूसिव कानून बनाए जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी राज्य की फिक्स की गई है जी। इसी तारतम्य में थोड़ा आगे आते हैं तो 1989 में UNCRC के तहत एक समझौता हुआ जिसमें भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किया और बालकों के अधिकारों को कुल 54 भागों में रखते हुए, 54 अधिकारों को 4 भागों में रखते हुए सर, इन अधिकारों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारे कॉलर जुड़ गए हमारे साथ इंदौर से, अनिल गौर जी हैं। स्वागत है अनिल जी। अनिल जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो अमेंडमेंट्स होते हैं बाल से रिलेटेड, बालकों से रिलेटेड जो कानून है जी, जे एक्ट है और पॉक्सो है, इनमें जो अमेंडमेंट्स होते हैं, क्या डॉक्टर साहब को लगता है कि अमेंडमेंट्स में और ज़रूरत है और अपडेट होने की ज़रूरत है? क्योंकि रेगुलर केसेस आते रहते हैं, हमारे प्रदेश की भी बात करें तो रेगुलर केसेस आते रहते हैं बच्चों से, और बच्चों के जो पीड़ित हैं वो अभी भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तो अपराधी छूट जाते हैं। तो क्या और अमेंडमेंट की ज़रूरत है? ये मेरा क्वेश्चन है। अनिल जी, अमेंडमेंट्स तो हमेशा ही आवश्यक हैं। कोई चीज़ अगर रह गई है, जैसे आपने बोला कि अपराधी छूट जाते हैं, तो अभी जो पॉक्सो का कानून है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जो इतने प्रावधान हैं कि हर जगह पे ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी अपराधी छूट ना पाए। अमेंडमेंट्स तो आवश्यक हैं उन कानूनों को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। अगर उस कानून में कोई कमी रह गई है तो अमेंडमेंट के माध्यम से उन कानूनों को सुधारा जा सकता है। निर्भया कांड के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। 16 वर्ष की आयु के बाद के जो बालक होते हैं उनका मानसिक परीक्षण कराया जाने लगा कि अगर वो अपराध की प्रकृति समझते हैं तो उनको बड़ों के जैसे ट्रायल किया जा सकता है। तो यस, बहुत ज़रूरी है अमेंडमेंट्स के आधार पर ही हम उनकी जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। रही बात छूटने की, तो कानून अपना काम करता है और प्रयास ये रहता है, कई बार हॉस्टाइल हो जाते हैं बच्चे, जाके कोर्ट में अगर बयान बदल देते हैं, उस आधार पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखते हुए कोर्ट उसको तय करता है और बच्चे से जब बातचीत की जाती है तो इस पूरी प्रक्रिया में बच्चे को बहुत कंफर्टेबल रखा जाता है, उसकी गोपनीयता को बनाई जाती है। तो अमेंडमेंट्स तो आवश्यक हैं और अमेंडमेंट के माध्यम से इन कानूनों को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। सर, आप अधिकारों के बारे में बता रहे थे, कानून के बारे में बता रहे थे, तो हम इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे जी। तो 54 कानूनों को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें कि आप बच्चे की भ्रूण में हत्या नहीं कर सकते हैं। फिर संरक्षण का अधिकार, उसके बाद विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। तो इन चारों अधिकारों को केंद्र में रखते हुए लगभग 16 कानून बनाए गए बच्चों के लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण या क्रांतिकारी कानून है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में जो है
2000 में लागू हुआ था, उसमें अमेंडमेंट्स होते होते 2015 और अभी 2022 में भी उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, कुछ नियम आए हैं। तो वो पूरा का पूरा बच्चों के देख रेख एवं संरक्षण से लेकर के अगर कोई बच्चे से कोई गलती हुई है, कोई अपराध हुआ तो उन सारे अधिकारों को इंटेक्ट करने के लिए वो कानून है। उसके बाद हम बात करें तो एक 2012 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। लैंगिक अपराध में मैं रोकना चाहूंगी, ममता जी जुड़ी हैं हमसे रीवा से, हम उनका कॉल लेना चाहेंगे। ममता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम जी, आप मेरा एक छोटा सा सवाल भाई साहब कृपाशंकर जी से था जी कि जो बच्चों के संग अपराध होते हैं, अब्यूज होते हैं बालिकाओं के साथ में, उसके लिए हम त्वरित सहायता उन्हें दिलाना चाहते हैं ताकि उनके लिए जो कुछ मतलब उनके इलाज के लिए या उनके खान पान स्वास्थ्य के लिए उस समय जो हम सहायता दिलाना चाहते हैं वो, और बाद में उन्हें जो प्रतिकर राशि दिलानी है उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे दिला सकें, उसके लिए थोड़ा सा भाई साहब से मार्गदर्शन चाहते हैं। जी तो पीड़ित के लिए पीड़ित प्रतिकर राशि, पीड़ित प्रतिकर अधिनियम बनाया गया, स्पेशली उनको जो बच्चे इससे पीड़ित होते हैं लैंगिक अपराधों से, उनको कुछ अंतरिम सहायता देने के लिए। तो अंतरिम सहायता तो माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से हर जिले में बाल कल्याण समितियां होती हैं, बाल कल्याण समितियों के रिकमेंडेशन पर उनको तुरंत राहत राशि उपलब्ध करा दी जाती है। इसमें DLSA का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं, उसमें माननीय ADJ साहब उसके सचिव होते हैं, तो उनके थ्रू बच्चों को तुरंत राशि मिल जाती है। और जब वो केस चलता है, डिसाइड हो जाता है, तो अंतिम जो निर्णय होता है, अंतिम निर्णय आने के बाद बच्चों को पीड़ित प्रतिशत जो राशि होती है, जो मुआवजा होता है, उसकी पूरी राशि दे दी जाती है। रेड क्रॉस की मदद आप ले सकते हैं, हर जिले में रेड क्रॉस होता है। रेड क्रॉस इसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है आपकी त्वरित कार्यवाहियों के लिए, त्वरित राशि उपलब्ध कराने के लिए। बिल्कुल कृपाशंकर जी, हमारे दर्शक काफ़ी उत्सुक हैं, ये विषय बहुत खास है क्योंकि, और बालकों के से जुड़े हुए जो आप कानून बता रहे थे, तो एक्ट के बारे में बता रहे थे सर, उसको जारी तो हम बात कर रहे थे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की और बच्चों से लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। इसमें जो अमेंडमेंट्स का भी एक प्रश्न आया था, तो अभी 2022 में जो इनके नियम आए हैं, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी जोड़ दी गई हैं। मेडिकल जो होता है बच्चे का, उसके बारे में पूरी गाइडलाइन जारी की गई है। अगर कोई बच्चा आता है तो उसके लिए कोई भी डॉक्टर मना नहीं कर सकता उसका मेडिकल करने से। इसके अतिरिक्त उसमें एक सपोर्ट पर्सन, सहायक व्यक्ति की एक भूमिका तय की गई है कि बच्चे कोर्ट में अपनी बात नहीं रख सकते हैं, तो उसको एक ऐसे व्यक्ति जिस पर बच्चे को भरोसा हो, उसके माता पिता हो सकते हैं, उसके गार्जियन हो सकते हैं, या कोई समाज का ऐसा व्यक्ति होता है जो कानूनों के संबंधित जानकारी रखता है लेकिन जिस पर बच्चे को भरोसा है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को सहायक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है और वो पूरे समय बच्चे की देखरेख करता है और बच्चे से बातचीत करता है। अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो अपना स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कराएगा। इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर बच्चा कोर्ट जाने में भी कंफर्टेबल नहीं है तो पॉक्सो एक्ट में ये प्रावधान दिए गए हैं कि माननीय कोर्ट जो है बच्चे के जाकर के उस जगह पे बात करेगा जहाँ बच्चा कंफर्टेबल है। तो ये सारे धीरे धीरे जो अमेंडमेंट्स आते जाएँ उस कानून को, और इन सारे कानूनों में बच्चा चाइल्ड सेंट्रिक कानून है, सारी की सारी कार्रवाई बच्चे को केंद्र में रख के की जाएगी। इसी क्रम में हम अनिवार्य शिक्षा का कानून देखते हैं जो 2009 में आया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा दी गई है। उसके अंदर बाल विवाह प्रतिषेध कानून है, PCPNDT एक्ट है, MTP एक्ट है। तो इस प्रकार कुल 16 कानून हैं जो बच्चे के अधिकारों को सुरक्षित करता है और उसमें समाज की जिम्मेदारी को तय करता है कि बच्चे के अधिकारों को सुरक्षित रखें और उनके अधिकार से कोई भी बच्चा वंचित ना रह सके। सर, बच्चा तो बहुत इनोसेंट होता है, पेरेंट्स को जागरूक होना कितना ज़रूरी है, खासकर बालकों के अधिकारों की बात करते हैं या कानून की बात करते हैं तब? सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, मैं तो समाज के जागरूक होने की भी बात कहता हूँ। पॉक्सो की एक्ट में धारा 19 है, अनिवार्य रिपोर्टिंग, मैंडेटरी रिपोर्टिंग का क्लॉज है। तो अगर किसी बच्चे के विरुद्ध किसी प्रकार का लैंगिक शोषण हो रहा है तो जिस भी व्यक्ति को पहली बार पता चलता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट पुलिस थाने में या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है उसमें जाके इसकी जानकारी दे। तो अवेयरनेस बालकों के साथ साथ बालकों के परिजनों को, बालकों के माता पिता को और समाज को भी इस कानूनों के संबंधित जानकारी उतनी ही आवश्यक है। देखिए, कोई भी एक व्यक्ति अगर जागरूक है तो उसी समय उस अपराध को रोकने में मदद कर सकता है। तो इन कानूनों का सारा उद्देश्य है कि बच्चे के साथ जो ऐसी विभत्स घटनाएं हो रही हैं, सभ्य समाज में इन घटनाओं की कोई जगह नहीं है, फिर भी ये घटनाएं हो रही हैं। जुड़ी हैं विदुषी जी भोपाल से। विदुषी जी, स्वागत है आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। नमस्कार कृपाशंकर जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बहुत कठिन जानकारी बहुत सरल तरीके से सुन पा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है सर, मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कई बार
बच्चों को से अपराध करवाने में उनके परिवारजन भी सम्मिलित होते हैं। बच्चों को जानकारी नहीं होती है कि वे अपराध कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या जो उनके पालक हैं या उनके परिवारजन हैं, उनके लिए भी किसी तरह के दंड का प्रावधान है कानून में? बिल्कुल कानून है विदिशा जी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। तो आज सेक्शन 75, 76 और 83 ये 3 धाराएं जे एक्ट की हैं। बच्चे के विरुद्ध किसी भी प्रकार का मानसिक हिंसा होती है तो उसमें 75 कवर करता है। 83 में बच्चे का उपयोग या दुरुपयोग किसी भी इस प्रकार, चाहे आप देखते हैं चौराहे पे भीख मंगवाते हैं, अगर खुद के परिजन ही भीख मंगवाते हैं तो 76 में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। और अगर कोई अपना पेरेंट्स है बच्चे का और भीख मंगवाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार से उसके शरीर में कोई चोट पहुंचाता है या शरीर के अंग को विच्छेदन करता है तो एग्रीवेटेड में चला जाता है, उसकी सज़ा डबल हो जाती है। तो उसके परिजन हो या कोई भी हो, अगर बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं किसी भी इलीगल गतिविधि में तो जे एक्ट की धारा 83 लगती है। और हम तो हमारे कोर्ट में अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें बच्चों के साथ बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो हम तो आग्रहपूर्वक कहते हैं कि इसमें आप जे एक्ट की धारा 83 लगाइए, क्योंकि वो फिर सेशन में जाता है और सेशन उसमें संज्ञान लेता है। तो इसके लिए सारे प्रावधान कानून में दिए हुए हैं। बिल्कुल सर, अब जनता बहुत ही अवेयर है, जागरूक है कानून को लेकर, खासकर बालकों की बात करें। अब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं सड़कों पर भीख मांगते हुए बच्चे, और जो मिलते भी हैं तो वो स्वयं की इच्छा से कर रहे होते हैं, या कचरा भी बीन रहे होते हैं तो स्वयं की इच्छा से कर रहे होते हैं ये। और उनके पेरेंट्स से भी जब बात करें तो वो कहते हैं कि वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो कानून क्या कहता है और इन बच्चों को कैसे जागरूक करते हैं? देखिए, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपनी स्वेच्छा से कुछ भी काम करें वो मायने नहीं रखता है बहुत सारी चीज़ों में। उन बच्चों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप कचरा मत बीनिए। बहुत सारी योजनाएं हैं शासन की जिनसे उनको जोड़ा जा सकता है, जिनको उनका लाभ दिया जा सकता है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, ओपन शेल्टर हाउसेस बने हुए हैं। भोपाल में 2 ओपन शेल्टर हाउसेस हैं जहाँ पे आप बच्चे को सुबह छोड़ दीजिए, शाम तक वो बच्चा पढ़ता लिखता है और उसको भोजन भी दिया जाता है, उसके स्वास्थ्य की जानकारी भी रखी जाती है और शाम को आप अपने बच्चों को ले जाइए। तो जो पन्नी बीनने, जो कचरा बीनने वाले बच्चों की आप बात करें तो उन बच्चों को एक हेल्पलाइन नंबर है, हर जिले हर प्रदेश के लिए हेल्पलाइन नंबर है और एक यूनिवर्सल हेल्पलाइन नंबर 1098 करके है। इसके अतिरिक्त 1800-599-1480 एक्सक्लूसिव हेल्पलाइन नंबर है मध्य प्रदेश के लिए, 1800-599-1480। ऐसा कोई बच्चा जो आपको लगता है किसी वल्नरेबल सिचुएशन में है या पत्नी बीनता है या उसके घर में कोई भी नहीं है तो इस बच्चे की जानकारी आप इस नंबर पे दीजिए। हर जिले में, पूरे राष्ट्र में हर जिले में 2 चीज़ों का गठन हुआ है। एक बाल कल्याण समितियां हैं जिनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बोलते हैं, दूसरी जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड होते हैं। तो देख रेख एवं संरक्षण का जो भी बालक है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से उसकी पूरी देख रेख की जाती है और उसके अगर आवश्यकता पड़ती है तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में उनको रखा जाता है जहाँ पे उनको शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के उनकी सारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और प्रयास किया जाता है कि इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसी प्रकार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है, अगर कोई बच्चा गलती से कानून के नेट में आ गया है, जो गलती से किसी कानून का उल्लंघन कर दिया गया है, तो उस बच्चे की पूरी सुविधा, उस बच्चे की पूरी देखरेख करने के लिए और पूरी बातचीत की जाती है उससे और प्रयास किया जाता है कि उसको जल्द से जल्द काउंसलिंग की जाती है। उसके लिए एक्सक्लूसिव काउंसलर्स रखे जाते हैं, वो बच्चों से बातचीत करते हैं और किस वजह से बच्चा अपराध में सहभागी बना है ये महत्वपूर्ण होता है। ये कहना बहुत आसान होता है कि इस बच्चे ने अपराध किया है, और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब हम उसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो पाते हैं कि हो सकता है उसके परिवार में कोई है ही नहीं, बच्चे ने चोरी इसलिए कर ली कि 2 दिन से उसको भोजन नहीं मिला है, उसने खाना नहीं खाया है। तो ये सारी चीज़ों की देखने की जिम्मेदारी जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड की होती है और वहाँ पर हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जिनका यही काम होता है कि किस प्रकार से बच्चे को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। दर्शकों आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा बालक मिलता है जिसका पुनर्वास करना है तो सर ने टोल फ्री नंबर्स बताए हैं और जहां पर संपर्क करके आप प्रशासन की मदद से उस बालक का पुनर्वास करवा सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर है 1098 और दूसरा टोल फ्री नंबर जो सर ने बताया 1800-599-1480। आप नोट कर लीजिए दर्शकों, अगर आपको भी कोई ऐसा बालक मिलता है तो उसके पुनर्वास में आप मदद कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई हैं, राधा जी हैं सतना से। बहुत बहुत स्वागत है राधा जी। जी नमस्कार। जी आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। जी मेरा प्रश्न है, सबसे पहले तो मैं नमस्कार एमपी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ऐसे विषयों पर भी आप बात कर रही हैं जिसके लिए जल्दी लोग
जानकार नहीं है और ऐसे विषयों पर कोई बात करना भी नहीं चाहता है बच्चों से। बिल्कुल, मैं सतना में CWC चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से ही हूँ। तो मेरा प्रश्न है कृपा जी से कि जो पॉक्सो पीड़िता की बात कर रहे हैं, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, तो ऐसे में जब वो विकलांग होते या मानसिक रूप से विकसित होते हैं बच्चे और उनके साथ ऐसी घटना होती है, ऐसे में हमारे यहाँ पुनर्वास के लिए या उनको रखने के लिए, उनको शेल्टर देने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था बहुत अच्छी मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मैं उनसे मार्गदर्शन चाहूंगी कि ऐसा कुछ होता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। जी सर। बिल्कुल आपकी बात सही है। मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस प्रकार की कोई अभी व्यवस्था नहीं है कि मानसिक रूप से कोई अगर बच्चा को कोई समस्या है, मानसिक रूप से मेंटली चैलेंज बच्चा है या विकलांग बच्चों के साथ होती है, तो अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। पर CRC सेंटर्स की मदद आप ज़िले में ले सकते हैं, वहाँ से आपको थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। कुछ एक दो इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इस प्रकार के बच्चों के लिए काम करते हैं। उज्जैन में एक संस्था है, भोपाल में कोई एक दो संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग, आप जैसे जागरूक लोग हैं, चूँकि आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर हैं और आप बहुत अच्छा काम भी करती हैं, तो आप जैसे लोग अगर इसमें कुछ प्रयास करें कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशंस खोला जा सके, सरकार से बातचीत की जा सके, तो ये वास्तव में उन बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होगा और उपयोगी भी होगा, जिससे कि हम एक रिहेबिलिटेशन के लिए बच्चों के लिए कुछ काम कर पाएंगे। बिल्कुल कृपा शंकर जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, NGOs हैं जो कार्य कर रही हैं बालकों के लिए, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। भोपाल में, इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में ऐसी संस्थाएं हैं। सर, अपराध की अगर बात करें, अपराध में सबसे ज़्यादा आजकल बालकों का उपयोग हो रहा है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण भी है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कानून क्या कहता है। देखिए, अपराध में उपयोग की हमने जो बातचीत करी, तो JJ एक्ट की धारा 83 लगती है, उसमें बड़ों के लिए लगती है जी। अब आज रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में जागरूकता ही एक बचाव मुझे लगता है हो सकती है। किसी भी बच्चे का एक फ़ोटो शेयर करना वो कानूनी रूप से अपराध है। बिल्कुल, कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वो बच्चा है तो वो भी नहीं कर सकता है, बालक है वो भी नहीं कर सकता। तो टीनेजर्स हैं, जो वयस्क बालक हैं, जो उनके पीयर प्रेशर हैं, आपस में बातचीत करते करते एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, चेहरा किसी और का लगाया, नीचे का हिस्सा बदल करके उनको ब्लैकमेलिंग की जाती है और इस प्रकार से धीरे धीरे वे बच्चे साइबर अपराध की तरफ अग्रसित होने लगते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी दिया गया है। किसी बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। मीडिया के लिए भी दिया गया है सेक्शन 74 में कि आप इस प्रकार करते हैं तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। तो बच्चों को जागरूक करें, पेरेंट्स को जागरूक करें। आपने जैसे इतना अच्छा कार्यक्रम आज किया, इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर होते रहने चाहिए, इससे समाज में जागरूकता हो। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, किसी ने गलती से किसी बच्चे का फ़ोटो हमको भेज दिया तो हमें तुरंत उसको फ़ोन करके बताने की ज़रूरत है कि इसमें आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, आप तुरंत इसको डिलीट कीजिए और इसको रिपोर्ट कीजिए। अगर सोर्स पता चल जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। इसको रिपोर्टिंग की आवश्यकता है, इसको रोकने की आवश्यकता है और जितना कम से कम इस्तेमाल हो सोशल मीडिया का इन सब चीज़ों के लिए, उतना बच्चों के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात एक कही कि जागरूकता ही सावधानी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सभी जागरूक हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात हो या समाज की बात हो। सर, बालकों को गोद लेने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है और उससे पहले हमारे कॉलर जो पुनः जुड़ गए हैं, ममता जी हैं। स्वागत है ममता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं, आप पुनः जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। मेरा कृपा शंकर भाई साहब से एक प्रश्न है। मैं भी CWC चेयरपर्सन हूँ रीवा से। भाई साहब, मेरा प्रश्न ये है कि अभी अपन ने जो आपने 1098 और एक टोल फ्री नंबर बताया, कई बार लोगों को उसका ज्ञान नहीं होता। उसमें बच्चा मतलब आया तो कोई भी प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे चाइल्ड लाइन से एक प्रश्न आया कि हमारे को जननी सुरक्षा का पैसा नहीं मिला मैम, कैसे मिल सकता है। तो सर, मैं चाहती हूँ कि आप एक सामान्य सी परिभाषा या सामान्य बात बता दें कि चाइल्ड लाइन में किस तरह की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। बिल्कुल, शिकायतें तो बच्चों की कोई भी दर्ज की जा सकती है। उसकी सुनवाई क्या होगी, उस पर कार्रवाई क्या होगी, वो जो वहाँ पे लोग बैठे होंगे वो डिसाइड कर सकते हैं। जनरली बच्चों के देख रेख एवं संरक्षण से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं शिकायत की जा सकती है। पर अगर बच्चा मान लीजिए ये कहता है कि मेरी फ़ीस नहीं भरी जा रही है या मेरे घर में कोई बीमार है, तो ऐसी भी चीज़ें एड्रेस करते हैं चाइल्ड लाइन के लोग या जो भी NGO काम करता है, क्योंकि वहाँ जो बच्चा व्यक्ति बैठा हुआ वो संवेदनशील है। वो ये नहीं देखेगा कि बच्चे की इस समस्या पे हम बात करें, इस समस्या पे नहीं बात करें। और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग होते हैं वो क्वासी जुडिशरी बॉडी होती है, उनको अर्ध न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं,
तो आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। हनुमान जी को जैसे शक्तियों को याद दिलाया जाता है जामोहन जी के द्वारा, उसके बाद वो समुद्र को पूरा का पूरा लांघ जाते हैं, उसी प्रकार चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों को भी अपनी शक्तियों को जानने की ज़रूरत है। और आप लिखेंगे किसी सरकार के किसी विभाग को तो आपको मना नहीं करेगा आपकी मदद करने के बिल्कुल। कृपाशंकर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, खासकर बालकों से जुड़ी हुई। दर्शकों, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि इस बार हम स्वच्छ दीपावली और शुभ दीपावली बनाएंगे, और दीपावली में खाद्य सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा पर विशेष जानकारी आज हमें प्रदान करेंगे देवेंद्र दुबे जी, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, त्यौहार का सीज़न है, दीपावली बहुत ही नज़दीक है, और सबसे ज़्यादा दीपावली में खाने के जो आइटम्स होते हैं, मिठाई होती है, उसका उपयोग होता है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि भारत असल में त्योहारों से, एक त्योहारों की पूरी लड़ी होती है, उससे पूरा हमारा साल बीतता है, और त्योहारों के समय उसका एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है पकवान। उसमें मिठाइयाँ शामिल है, नमकीन शामिल है, और जो जब से समय बदल रहा है, हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, तो हम घर में मिठाइयाँ बनाना उससे ज़्यादा कन्वीनियंट समझते हैं मार्केट से मिठाइयों को खरीद के लेकर आ जाएं। जी। अब उसमें समस्या ये है कि बल्क में मिठाइयाँ बनाने की एक प्रथा है दुकानों में, लेकिन उसमें क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है स्वीट्स की, और डिमांड बढ़ने के साथ साथ इस बात की आशंका होती है कि मिलावट की जा सके, क्योंकि रिक्वायरमेंट को मीट करना होता है जी। हम ये देखते हैं कि मावा की डिमांड इस समय पर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सभी को मावे से बनी हुई मिठाइयाँ चाहिए, लेकिन सडनली इतना ज़्यादा डिमांड को मीट करना हो तो हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी, मिलावट जैसी चीज़ें हो रही हो सोसाइटी में। इसके लिए विभाग है, और हम कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते हैं। इन स्वीट्स बनाने वाली जितनी भी संस्थान हैं, हम उन सबको चेक करते हैं, साथ में सैम्पलिंग होती है और उसकी टेस्टिंग होती है। जो सैंपल होते हैं उनकी केमिकल टेस्टिंग होती है लेबोरेटरी में, और अगर उसमें कहीं कोई मिलावट की गई है तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है, उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान हैं। उसमें अलग अलग तरह से जो पेनल्टीज़ हैं या इम्प्रिजनमेंट है, कारावास, ऐसे दंडात्मक जो कदम है वो उठाए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये होता है कि कहीं अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ बनाई जा रही है, उनका जो इंग्रेडिएंट है वो हो सकता है बहुत अच्छे हों, लेकिन उसका रखरखाव है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिसको हमें देखना होता है। और इस समय तो ये जो समय है, विभाग तकरीबन हर एक जगहों पर अलर्ट मोड पे है, और इंस्पेक्शंस हमारे सब तरह से चल रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि विभाग बहुत कुछ कार्रवाइयाँ करता है, बहुत कुछ ध्यान रखता है, खासकर जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ पर भी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जबलपुर से, अशोक जी हैं। स्वागत है अशोक जी। अशोक जी, आप हमसे जुड़ चुके हैं, हम फिर से कनेक्ट होंगे। सर, जानना चाहेंगे, मावे का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मावे से ही मिठाइयाँ बनती हैं, तो किस प्रकार का मावा खरीदना चाहिए और लोग कैसे जागरूक हों इसको खरीदने के प्रति? देखिए, हम जितने भी हमें ऑर्गन्स हैं, जैसे हम आँखें हैं और नाक हैं, हम इन दो चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। स्मेल देखा जाए, सबसे हमको जो वहाँ पर हम जो चीज़ को फील कर सकते हैं वो उसकी स्मेल ही है। साथ में बहुत सस्ता मावा ना खरीदें। अगर बहुत सस्ता है, आप रेट्स पे बहुत जाते हैं, रेट्स पे बार्गेनिंग होती है और उसको आप बहुत सस्ता लेने की कोशिश करते हैं। सस्ता अगर आप लेंगे तो वो मावा की क्वालिटी नो डाउट अच्छी नहीं होगी। दूसरा, स्मेल आप देख लें कि अगर वो प्लीजेंट स्मेल नहीं है और तो वो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या हो सकती है। ऑयल की स्मेल नहीं आना चाहिए। आजकल एक जो एडल्ट्रेशन का पैटर्न है वो ये है कि मिल्क फैट को एक्सट्रैक्ट करके उसमें कोई सस्ता ऑयल मिलाया जाए, और उससे क्या होता है कि ये प्रॉफिट मेकिंग बहुत होती है, और ये एक बहुत प्रचलित तरीका है। और हम विभाग में काम करते करते हमने इस चीज़ की लर्निंग हमें काफ़ी हुई है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर आप ये पास में लाके उसको सूंघें और आपको ऐसा लगता है कि उसमें ऑयल की स्मेल आ रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसमें ऑयल मिलाया गया है। ये हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी एडल्ट्रेशन तो है और चीटिंग तो है। इसलिए हम इन 2-3 चीज़ों से ही प्राइमर फेस ही हम ये पता लगा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कंटिन्यूसली किसी एक दुकान पर या एक लोकेलिटी में ख़राब तरह के मावा का विक्रय लगातार हो रहा है, तो आप विभाग में इसकी शिकायत कर सकते हैं।
बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, एक चीज़ देखी गई है कि बाज़ार में खासकर त्यौहार के समय पर मावे पर रोक लगा दी जाती है, और क्या कुछ ऐसी तैयारी नहीं हो सकती प्रशासन की, पहले से तैयार रहे कि बल्क में जो मावा आ रहा है वो शुद्ध क्वालिटी का ही आए? देखिए, किसी भी जगह पे मावा के आने के सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अलग अलग लाइंस होती हैं जहाँ से मावा आता है, इसलिए इन सबको चेक कर पाना ये बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि मावा आता कहीं से भी है, लेकिन बिकता दुकानों में ही है। बिल्कुल सर। और वो दुकानें छुप कर नहीं खोली जा सकती, वो दुकानों का लोकेशन होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हम मावा की सप्लाई लाइन पे ध्यान तो रखें, लेकिन उसके साथ साथ हम उन दुकानों पर भी मॉनिटरिंग लगातार करते रहें। और अगर दुकानों पे आप मॉनिटरिंग रखेंगे और एक जो डर है विभाग का और विभागीय कार्रवाई का डर है, ये अगर वेंडर्स पे रहेगा, ये खाद्य कारोबारकर्ताओं पे रहेगा, तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, जो अब देखने में आ रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं पहले बिल्कुल से। सर, अगर कोई व्यक्ति है वो मावा खरीदता है, उसे ठीक नहीं लगता, जैसे आपने बताया कि ऑयल की स्मेल आ रही है, तो क्या वो खुद सैम्पलिंग के लिए वो सैंपल दे सकता है कहीं, या कहीं संपर्क कर सकता है शिकायत के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कार्रवाई करने के लिए तो विभाग सक्षम है, और बहुत आसानी से हम अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। जैसे सर, एक कॉलर हमसे जुड़े हैं, रवि कुमार भाटिया जी। स्वागत है रवि जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार देवेंद्र जी। मेरा सवाल ये है कि सर, ज्यादातर जब आप देखते हैं कि कोई त्योहार आता है, तब व्यापारियों का मावा जो है ले लेते हैं सैंपलिंग के नाम पे, और उनके 7-7 दिन तक सैंपलिंग चेक नहीं होते। उस व्यापारी का तो पूरा बिजनेस जो है इस सैंपलिंग चेक में ठप हो जाता है। तो जैसे कोई मानक हर उसमें नहीं हो सकता है कि ये जो चीजें निकल रही हैं, क्योंकि मावा जब्त होना या कोई भी चीजें जब्त होना, और 7 दिन तक, 5 दिन तक, 8 दिन तक उनकी सैंपलिंग या जांच ना होना, और जांच होने के बाद वो आता है, जब तक हमारा तो त्योहार निकल जाता है। इससे हमको काफी नुकसान होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे प्रोडक्ट वाले भी ये तोहमत लगा देते हैं कि ताकि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके और देशी मिठाइयाँ जो हैं उनकी खपत कम हो। तो इस पे कुछ विचार कीजिए सर, इससे हम व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल सर। अच्छा, आई थिंक पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न ही है। जी सर। व्यापार से संबंधित है कि मतलब ये एक्चुअली अदर साइड से ये क्वेश्चन है। देखिए, प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया साइंटिफिकली जो तरीके हो सकते हैं ना, उन सब चीज़ों को लेकर ही बनाया जाता है। सोच समझ की प्रक्रियाओं को तय किया जाता है कि कैसे सैम्पलिंग्स होना है। आप सैंपल लेने के साथ साथ जितना भी प्रोडक्ट है, जिस भी प्रोडक्ट की आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, उस सबको आप रोक भी नहीं सकते। तो अगर हम ऐसे रोकते चले जाएंगे तो होगा ये कि मार्केट में से चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगा। अब अगर चीज़ें ख़राब हैं, ख़ास तौर पे हम मावा की बात करते हैं, अगर इसकी क्वालिटी ख़राब है तो उसका जो पनिशमेंट है वो कभी ना कभी 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद उस व्यक्ति को, संबंधित जितने भी लोग हैं, उनको होगा ही होगा। बिल्कुल सर। और ये एक जो तरीका है कानून का अपने काम करने का, ये जिस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं उसी तरह से भी चल रहे हैं। जी सर। सर, कार्रवाई क्या की जाती है? कोई अवहेलना करता है अगर, तो क्या कार्रवाई की जाती है उसके प्रति? देखिए, अलग अलग तरह के प्रावधान हैं। जैसे एक हम ये कहें कि एडल्ट्रेशन ऐसा किया गया है, मिलावट ऐसा किया गया है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, तो ऐसे मामलों में जुर्माने होते हैं। जो जुर्माना 5 लाख रुपए तक हो सकता है, और बहुत तेज़ी से जुर्माने होते हैं। उसका जो टाइम स्पैन है, जो कोर्ट्स हैं, रेगुलर कोर्ट्स हैं, वहाँ पर ऐसा देखा जाता था कि बहुत लंबे समय तक प्रक्रिया चलती होती थी। लेकिन अब इसके जो अधिकार हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ के कार्यालय में दे दिए गए हैं। उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी से इसमें डिसीजन आते हैं। डिसीजन आने से क्या होता है कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट बहुत तेज़ी से दिखाई देता है। लेकिन अगर इंजूरीज टू हेल्थ है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ऐसे मिलावट किए गए हैं, जैसे निकोटिन की मिलावट की गई है, या कलर जो नॉन परमिटेड कलर हैं वो मिलाए गए हैं, जिसको मिलाने से हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर में हो सकता है, तो ऐसे मामले अभी भी रेगुलर कोर्ट्स में जाते हैं और वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है, कारावास का प्रावधान अभी भी है। बिल्कुल सर। सर, आपने अच्छे से बताया। सर, कई बार आउटलेट्स बहुत अच्छे दिखते हैं, काफ़ी विश्वसनीय आउटलेट्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कभी तेल का उपयोग सही नहीं होता है या ऐसा कुछ नहीं होता है, तब क्या कुछ करना चाहिए? उपभोक्ताओं को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो है कि आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आउटलेट्स जिसमें समोसे, कचौड़ी वगैरह जैसे फ्राई करने के लिए ऑयल का उपयोग होता है, तो हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि अगर आप हायर टेम्परेचर पे ऑयल को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, 2 या
3 बार से ज़्यादा फ्राई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जो ऑयल जो हम उस कढ़ाई में देख रहे हैं, एक्चुअली उसकी केमिस्ट्री उस हायर टेम्परेचर में लगातार मॉइस्चर के साथ, क्योंकि आप कोई भी चीज़ उसमें तलेंगे तो वो मॉइस्चर के साथ होगा। आप उसको गर्म करेंगे तो उसका जो केमिस्ट्री होती है वो चेंज हो जाती है, और 3 से के आसपास जब हम फ्राई कर लेते हैं तो अब वो हार्मफुल हो जाता है। उसको अलग किया जाना चाहिए। एक उसको तरीका क्या का उपयोग करते हैं लोग कि उसी में वापस तेल और नया डाल देते हैं, तो उससे ये हुआ कि पुराना जो तेल उस कंटेनर में था वो तो ख़राब हो चुका है, अब वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ें डिपॉजिट होंगी हमारी बॉडी में, तो उसको अलग करना चाहिए और नए तेल का वहाँ पे उपयोग करना चाहिए। तो हमें ये ध्यान में रखना है कंज्यूमर के तौर पे कि बहुत ही अपेरेंटली ब्लैक कलर का तेल दिखाई देता है, वहीं समोसे कचौड़ी तल रहे होते हैं, वो हमें दे रहा होता है और हम खा रहे हैं, तो हमें इन बातों का विरोध करना चाहिए। हम जब हम इंस्पेक्शंस पे जाते हैं, या हमारी एक मोबाइल लैब है, FSW हम उसको कहते हैं, तो हमारे पास एक टोटल पोलैरिटी मीटर होता है। तो टोटल पोलैरिटी मीटर हमेशा जो गर्म है ऑयल है उसकी पोलैरिटी को इंडिकेट करता है, और वो बताता है कि वो तेल अभी अप्रोप्रिएट कंडीशन में है या नहीं है। बिल्कुल। अगर वो ख़राब हो चुका होता है तो उसको फिकवा दिया जाता है। लेकिन ये हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको काले कलर के तेल से तले हुए चीज़ों को खिलाया जा रहा है तो आपके पास में ही बन रहा है, आप उसको मना करेंगे। आप अगर मना करेंगे तो उस बात का प्रभाव इमीडिएटली पड़ेगा, और आपके एक को मना करने से भी नहीं होगा, हमें ज़्यादा लोगों को मना करना चाहिए और टोकना चाहिए। जितना हम भी टोकेंगे मुझे लगता है कि हमारी सेहत बेहतर होती चली जाएगी। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जागरूक होना सबसे महत्वपूर्ण है, तभी हम सावधान रह सकते हैं। सर एक और छोटा सा प्रश्न, ये तो आप बात हुई बिल्कुल फ्रेश तलने वाले समोसा कचौड़ी की, पैक्ड फूड की अगर बात करें, दीपावली में काफ़ी सारे पैक्ड फूड मिलते हैं और उसमें कई बार एक्सपायरी डेट बहुत नज़दीक होती है या निकल चुकी होती है और उसको ऑफ़र में ये लोग देते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे कंप्लेन करना चाहिए, क्या मापदंड है? कभी जिंक ज़्यादा हो सकता है उसमें, या हम फ्रूटीज़ या कोई पैक्स देखते हैं उसमें फंगस लगी हो सकती है, ब्रेड की बात करें अगर, तो इसके बारे में बताएं आप। हाँ देखिए, पैकेट्स अगर ऐसे हैं कि वो आप विजिबली आप उसको देख सकते हैं, उसके अंदर जो भी आर्टिकल है, कंटेनिंग आर्टिकल है, उसका अगर आप देख सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें। बहुत बार क्या होता है कि आजकल शॉपिंग इस तरह से बहुत लोग कम समय पर लेके करते हैं और एक साथ एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर जाते हैं जिसमें सारी शॉपिंग करना आपको होता है और उसमें फूड आर्टिकल्स भी होते हैं। अगर लेबल में कुछ चीज़ों को मैंडेटरी किया गया है, लिखना ज़रूरी किया गया है, तो वो कंज्यूमर के पढ़ने के लिए किया गया है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कंज्यूमर के बिल्कुल बीच की बात है, इसके अलावा उसको कोई ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं। हाँ, जो बेचने वाला है उसको देखना चाहिए कि अगर बेस्ट बिफोर उसका निकल रहा है तो उसको आउटलेट से अलग करे। बेस्ट बिफोर के आसपास तक उसकी जो खाने उसका जो क्वालिटी होती है वो ख़राब नहीं होती। हम ये मान के चलें कि बेस्ट बिफोर आज का लिखा हो तो मैं आज उसको कंज्यूम कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेस्ट बिफोर निकलने के बाद उसको ना तो बेचा जाना चाहिए और ना तो कंज्यूमर के तौर पर हमें उसको ख़रीदना चाहिए और ना उसको हमें कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर उस लेबल में ये लिखा हुआ है और लेबल में लिखना मैंडेटरी है, लिखा ही होगा, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम थोड़ा सा समय दे दें, लेबल पढ़ लें और हम उसे बिल्कुल ना खरीदें। साथ साथ लेबल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दी होती हैं कि जिसको हमको हमेशा देखना चाहिए। हमें अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, हमें सोयाबीन से एलर्जी है या हमें एग से एलर्जी है, तो ये उसके लेबल में मेंशन किया होता है और अगर हमको एलर्जी है तो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर किसी को संपर्क करना है या शिकायत करनी है तो कोई टोल फ्री नंबर? एक तो एक यूनिवर्सल हमारे पास हेल्पलाइन नंबर हमेशा होती है 181, उस पर कंप्लेंट की जा सकती है जी सर। एक हमारे विभाग का नंबर है 2665036। फिर से बोल दें जी सर, फिर से बता दीजिए हमारे दर्शकों को क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। 2665036 ये भोपाल का नंबर है। 0755 के साथ ये नंबर लगेगा। तो हम इस पे पूरे मध्य प्रदेश से इस जगह पे इस नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हैं और ये जो कंप्लेंट्स होती है वो संबंधित जिलों के कार्यालयों पे पहुंचते हैं और हम उस पर इमीडिएट एक्शन लेते हैं। 181 तो एक बहुत पावरफुल टूल है, हमें सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आती है 181 के थ्रू आती हैं। तो हम इन सब भी जो तरीके हैं, एक और तरीका है, आप FSSAI की वेबसाइट पे जा सकते हैं
और वहाँ पे भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। FSSAI की कंप्लेंट जो कंप्लेंट आप कर सकते हैं पूरे भारत में कहीं भी आप हैं, आप FSSAI की वेबसाइट में कंप्लेंट कर सकते हैं। वो भी संबंधित राज्य और राज्य के ज़िले में पहुंच जाता है और हम उसको एड्रेस करते हैं। बिल्कुल सर। देवेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी खाद्य सुरक्षा के बारे में। इस समय दीपावली पे खासकर ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आज हमें बालकों से संबंधित कानून के बारे में डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद कृपा शंकर जी, आपका भी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम विराम लेंगे एक छोटा सा, लेकिन उसके बाद हमारे साथ होंगे रवि तिवारी जी जो हमें स्वास्थ्य बीमा के बारे में बताएंगे। आइए इस वर्ष स्वच्छ दीपावली मनाने का हम संकल्प लें और डिजिटल सिग्नेचर कैंपेन से जुड़े। स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली, जैसा कि हमें ज्ञात है कि सदियों से हम दीपावली के पर्व पर अपने घरों की स्वच्छता करते हैं, लेकिन इस वर्ष हम शहर की स्वच्छता में योगदान दें। चलो चलो, लेट्स गो। हरा। यस। हाँ? नीला। अरे खाना नहीं, खराब है। नीला? अरे बुद्धू, नीला नहीं हरा। अरे क्या है, सुबह से दोनों ने हरा नीला लगा के रखा है। सारे कलर्स तुम दोनों को हरे नीले दिखते हैं। अरे मम्मी, जब सूखा कचरा नीले डस्टबिन में और गीला कचरा हरे डस्टबिन में जाएगा तभी तो दिवाली हैप्पी होगी। किसकी? पूरे शहर की। भैया कहता है ऐसा करने से 90% कचरा रिसाइकल हो जाता है और मेरे स्कूल की पास जो कूड़े का ढेर है ना वो भी गिर जाएगा। तो ये हरा या नीला? नीला। देखा, ऐसे बच्चों पे हमें गर्व है। इस दिवाली स्वच्छता का भी पर्व है और हमें स्वच्छ भारत पर गर्व है। स्वच्छता का गर्व है, भारत में गर्व है, हमें गर्व है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य बीमा के बारे में। स्वास्थ्य बीमा होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्वस्थ हैं आप तभी तो सब कुछ संभव है। हमारे साथ स्टूडियो में श्री रवि तिवारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप स्वास्थ्य बीमा विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ फाउंडर हैं क्लेम्स निदान के। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि क्यों ज़रूरी है स्वास्थ्य बीमा, क्या सभी का होना ज़रूरी है? जी जी। सबसे पहले आपको और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। जी सर। जी सर। स्वास्थ्य बीमा, देखिए मैडम, स्वास्थ्य बीमा एक ऐसा बीमा है जो आपको हेल्थ से रिलेटेड कभी अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है जिसको लेकर के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन होने की आवश्यकता पड़ती है जी, तो ये आपके काम आता है। बिल्कुल। जनरली लाइफ इंश्योरेंस आपने देखा होगा, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं। बीमा बहुत सारे तरीके के बीमा होते हैं। जनरल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। जी सर। तो हेल्थ इंश्योरेंस लोग अवॉइड करते हैं जी, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में रिटर्न नहीं है। अगर कोई उन्होंने एक इंश्योरेंस लिया है तो 1 ईयर में अगर कोई क्लेम नहीं आया तो वो अमाउंट उनका लॉस्ट हो गया। बिल्कुल। तो इस सोच को लेकर के लोग इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि आजकल आपने देखा होगा मेडिकल इमरजेंसी कभी किसी को भी आती है। कोविड के बाद से जनरली हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को बढ़ी हैं, कोमॉर्बिटीज़ बढ़ी हैं। थोड़ा सा उसमें होता क्या है कि हॉस्पिटल्स के जो बिल हैं कोविड के बाद से, ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बिल्स भी अभी ज़्यादा आने लग गए हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि एक्सपेंसेस मेडिकल के बढ़ गए हैं, है ना। तो अभी अचानक से अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, या कभी ऐसा हो या कि आपको कभी ऐसी मेजर सर्जरी करानी हो, या कोई ऐसा वायरल हो जाए, वायरल भी कितने दुनिया भर के वायरल फैले हुए हैं। बिल्कुल सर। तो उस समय पे आपको जो सहयोग प्रदान करता है वो स्वास्थ्य इंश्योरेंस ही प्रदान करता है। जी सर। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है जो उस समय आपके काम आता है और आपको उस समय पे अचानक से लाखों रुपए का जो अरेंजमेंट है उसको करने की आवश्यकता नहीं होती है। हॉस्पिटल्स जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनियों के होते हैं
वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको कैशलेस की सुविधा मिलती है। बिल्कुल और सर। अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में जीवन के किस पड़ाव में, किस उम्र से हम स्वास्थ्य बीमा ले सकते हैं और किस उम्र तक के व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा प्राप्त हो सकता है? देखिए, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है उसी से वो इंश्योरेंस में कवर हो सकता है जी सर। फ्रॉम द बर्थ, और ये लाइफ टाइम तक ये इंश्योरेंस चलता है। तो ऐसा कोई उसमें एज डिफाइन नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे जैसे थोड़ा सा 30 एबव 35 एबव्स लोग होते हैं तो मेडिकल प्रॉब्लम्स उनको धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम्स होना चालू होती हैं। तो 35 के अगर कोई एबव है तो निश्चित तौर पे उनको इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा लेके रखना चाहिए। सर, ले कब लेना चाहिए? कोई एज बार रहता है क्या? कुछ उम्र का किसी उम्र के बाद नहीं ले सकते हैं? देखिए, इंश्योरेंस कंपनियों की अपनी अपनी इसमें गाइडलाइंस हैं। कई इंश्योरेंस कंपनियां 60 साल तक देती हैं, कई इंश्योरेंस 65 ईयर्स, कई इंश्योरेंस 75 ईयर्स, 70 ईयर्स। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि 30 वर्ष की आयु में लोगों को लगता है कि हमें अब मेडिक्लेम ले लेना पर होता क्या है कि जितनी ज़्यादा एज के बाद अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें एक तो प्रीमियम बहुत होती है जी। दूसरा ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस उस समय पे बहुत सारी डिसीज़ ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गई, या कोई कार्डियक इशू हो गया, या कभी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो गई। ईश्वर न करे ऐसा किसी को हो, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि एज बढ़ने के साथ साथ बीमारियां होती हैं। और अगर बीमारियां हो गई और उसके बाद आपने स्वास्थ्य बीमा लिया है तो वो सारी डिसीज़ जो पहले से चली आ रही हैं वो कंपनियां एक्सक्लूजन में डाल देती हैं। कुछ साल की वेटिंग होती है उसमें, और बहुत सारी कंपनियां की इंटरनल गाइडलाइंस ये भी होती हैं कि उनको इंश्योरेंस भी नहीं देते। बिल्कुल, है ना। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम उस एज में पहुंच जाएं तब हम इंश्योरेंस लें, जब बीमारी हो जाए तब इंश्योरेंस लें, उसके पहले ही लेके रखिए, तभी उसका आपको उचित लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल सर। बीमा की अवधि के बारे में बात करना चाहेंगे कि बीमा की अवधि कितनी होती है और बीमा अवधि पूरा होने से नवीनीकरण कैसे करना? देखिए, एक इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो उसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस की अवधि 1 साल की होती है। जी सर। उसको कहते हैं पॉलिसी ईयर। कभी कंपनियां 3 साल का इंश्योरेंस भी दे देती हैं सिंगल प्रीमियम पे, 2 साल का भी दे देती हैं, बट लेकिन पॉलिसी ईयर 1 साल का ही होता है, और हर 1 साल उसको हमको रिन्यू कराना होता है। रिन्यूअल की गाइडलाइन आपको फॉलो करना होता है। जिस दिन आपका ड्यू डेट है, ड्यू डेट के पहले आपको प्रीमियम उसको पे करके उसको पॉलिसी को रिन्यू करा लें, ताकि उस पॉलिसी में गैप नहीं आए। बिल्कुल सर, आपने अच्छे से बताया। सर, अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है और कई बार ऑफिसेस में भी स्वास्थ्य बीमा में कवर होते हैं कई लोग। कैसे अलग है? CGHS बोला जाता है जो कंपनी से मिलता है स्वास्थ्य बीमा, तो ये स्वास्थ्य बीमा और कंपनी से जो स्वास्थ्य बीमा मिलता है CGHS से कैसे अलग है? देखिए, CGHS एक सरकार की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम दी हुई है, CGHS उसको कहते हैं। जी सर। हेल्थ इंश्योरेंस प्योरली प्राइवेट है। बिल्कुल। उसमें आपको ही पैसा देना है प्रीमियम का। CGHS में आपको गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिल रही है, सरकारी जो सुविधाओं में कुछ अंतर है क्या? नहीं, सुविधाओं में अंतर ये होता है कि जो इंश्योरेंस होता है वो CGHS तो जनरली सभी चीज़ें कवर करता है ना, लेकिन इंश्योरेंस जो होता है वो एक ये मान के चलिए कि एक किसी भी कंपनी से आपका प्राइवेट एग्रीमेंट, दैट इज एग्रीमेंट जी, है ना। CGHS इज नॉट ए एग्रीमेंट, CGHS इज रिलीफ, आप उसको रिलीफ फंड बोल सकते हैं। बिल्कुल। बट इंश्योरेंस इज द बेस्ड ऑन द मेडिकल लेकिन कई लोगों की सर सोच होती है कि जब हम इसमें कवर्ड हैं तो हमें स्वास्थ्य बीमा लेने की क्या ज़रूरत है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अगर आप वहाँ पे कवर्ड हैं तो भी स्वास्थ्य बीमा आपके लिए उपयोगी। देखिए, CGHS में हर कोई कवर्ड नहीं है जी। CGHS में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज कवर्ड जी, तो वो एक बार ये सोच सकते हैं, लेकिन जो जिनके पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है उनको तो स्वास्थ्य बीमा लेना ही पड़ेगा। जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो GMC पॉलिसियाँ उनको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस दे देती हैं, वो भी दैट इज़ ऑल्सो इंश्योरेंस। जो कंपनियों से जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो उनको उसकी कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम आता है, इसलिए उनकी इंडिविजुअल जो पॉलिसी होती है वो लाइफ टाइम तक उनके लिए एक सिक्योरिटी का काम करती है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप हमेशा इंश्योरेंस लेके रखें। हाँ, अगर आपको CGHS जैसी कोई स्कीम मिली हुई है तो ठीक है, अगर नहीं अदरवाइज हर किसी को वो स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सर। सर, मेडिक्लेम में रिन्यूअल की बात कर रहे थे हम, नवीनीकरण की, अगर बाई चांस नहीं हो पाता है तो क्या प्रक्रिया रहती है? और काफ़ी सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है उपभोक्ताओं को, तो कैसे उसको रिकवर करा जा सकता है? देखिए, जब भी रिन्यूअल आता है तो रिन्यूअल के बाद हमेशा
जो IRD है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बोर्ड है, जो कि सारी इंश्योरेंस कंपनियों को गाइडलाइन देता है, जिनके अधीन पे सारी इंश्योरेंस कंपनियां काम करती हैं, जी सर। तो उन्होंने ऐसा रिलीफ दिया हुआ है कि इसमें आपको 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। बिल्कुल। तो अगर उस ग्रेस पीरियड में आप रिन्यू करा लेते हैं तो फिर आपको उसकी कंटिन्यूटी मिल जाती है। बिल्कुल। कई बार कंपनियां अपने इंटरनल सर्कुलर के आधार पे इस ग्रेस पीरियड को 30 दिन भी कर देती हैं, या कई बार उससे भी बढ़ा देती हैं। जैसे कभी कोई एक स्कीम आई इंश्योरेंस की। सर रवि जी हमारे साथ कॉल पर जुड़े हैं, उनसे प्रश्न लेना चाहेंगे। जी रवि जी स्वागत है आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर एक बात बताइए कि जैसे कोई प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटलाइज की, और ये कहते हैं कि भाई कैशलेस है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये कैशलेस करने के नाम पर बहुत सारा फंड ज्यादा ले लेते हैं। जी जी सर, काफी अच्छा। फंड लेने के बाद में ये कहते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं, इसमें ये कम करना होगा, इसमें ये बढ़ाना होगा, इसमें ये है, ये आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया। इसके लिए ऐसा कोई टोल फ्री नंबर या नंबर हो जिससे अपन कांटेक्ट कर सके, सीधी बात कर सके? बिल्कुल रवि जी, अच्छा प्रश्न है आपका। सर इसी में जोड़ना चाहूँगी, एडमिट होने से पहले आपका पास स्वास्थ्य बीमा तो है, लेकिन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और जैसा कि सर ने अभी क्वेश्चन पूछा हमसे रवि जी ने कि कई बार ज़्यादा बिल बन जाता है और वो कवर्ड भी नहीं होता है, आप बताएं हमारे दर्शकों को। जो कॉलर हैं उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास रोज आती हैं। बिल्कुल। देखिए इसमें क्या होता है कि हर एक इंश्योरेंस की पॉलिसी की अपनी एक गाइडलाइन है जी, और उसकी जो कवरेज होता है उसकी लिमिट होती है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा हैं जो सारी चीज़ें कवर कर देती हैं। एक छोटा सा राइडर आप 1-2 हज़ार रुपये का आता है, वो ले लीजिए। अगर वो राइडर आपने लिया तो डिस्पोजेबल आइटम भी कवर हो जाते हैं। 100% कवरेज होता है एक्सेप्ट टैक्सेस। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसियाँ होती हैं। जनरली जो बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसियाँ हैं मेडिक्लेम में, वो ज़्यादा मात्रा में लोगों के पास हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं होती। डिस्पोजेबल आइटम कवर, आपको मालूम है कि कोविड के बाद से जो भी ट्रीटमेंट आप कराते हैं तो डिस्पोजेबल का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने लग गया है। बिल्कुल। तो वो डिडक्शन हो जाता है ना। तो इसलिए जो डिडक्शंस होते हैं तो बैलेंस अमाउंट हॉस्पिटल जो है वो जो पॉलिसी होल्डर हैं उनसे लेते हैं। पूरा का पूरा अगर ऑथराइजेशन कैशलेस का आ जाएगा तो नहीं लेंगे, अगर कैशलेस का पूरा ऑथराइजेशन नहीं आएगा तो वो बैलेंस अमाउंट पेशेंट से लेंगे। वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन पे। बिल्कुल। सर आपने राइडर की बात करी, ये क्या है? राइडर एक ऐसा राइडर होता है जिसमें कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिडक्शंस होते हैं वो नहीं होते उसमें, डिस्पोजेबल आइटम भी कवर हो जाते हैं। तो अगर आपका बिल ₹1,00,000 का है तो पूरा का पूरा कैशलेस होगा जी, तो आपको बैलेंस अमाउंट नहीं देना पड़ेगा सर्विस चार्ज को छोड़ करके। बिल्कुल सर। तो ये राइडर होते हैं, लेकिन ये राइडर जो है सारी कंपनियों में नहीं है। प्रीमियम पॉलिसियाँ होती हैं बिल्कुल, जिनके प्रीमियम भी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी पॉलिसियों में ये राइडर्स की सुविधा रहती है। अगर ऐसी राइडर लेते हैं तो फिर वो सुविधा आपको मिलेगी, फिर आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल। सर और उपभोक्ता जो के उन्होंने पास कंप्लेन जब करने की बात की कि ऐसे में कहाँ पे कंप्लेन करें, अगर देखिए इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स शायद बैलेंस अमाउंट या बैलेंस अमाउंट के नाम पे या कुछ बिल इन्फ्लेट करके अगर ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनियों के जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं, जो उनके ग्रीवियांस सेल्स होते हैं, बिल्कुल आप वहाँ पे सारी पॉलिसियों में वो नंबर्स लिखे होते हैं, आप बिल्कुल वहाँ पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड कराइए। और इसके बाद अगर उस समय पे आपको कुछ पैसा देना भी पड़ता है तो आप उसमें घबराइए मत। उस समय पे अगर आप वो पैसा देते हैं तो उसको आप सेपरेटली क्लेम फॉर्म भर करके बैलेंस अमाउंट का क्लेम रियम्बर्समेंट के लिए भी इंश्योरेंस कंपनियों से कर सकते हैं। बिल्कुल, एक ये प्रावधान भी है। बिल्कुल। सर आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? पॉलिसी लेते वक्त क्या कुछ ध्यान में रखें और मेजरली कौन कौन सी समस्याएं उसमें कवर्ड होनी चाहिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई? सबसे पहली बात तो ये है कि पॉलिसी लेते समय आप एक चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान रखिए कि जो उसका प्रपोजल फॉर्म होता है जी, उस पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो, जो कि लोग कभी भी, मैंने देखा है मेरे पास इतने केसेस हैं, लोग उन प्रपोजल फॉर्म को कभी साइन नहीं करते। बिल्कुल। जनरली जो पॉलिसी बेचने वाले एजेंट्स होते हैं, नो डाउट वो भी काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं लोगों को, लेकिन कई बार वो खुद भी साइन कर दिया, या मेडिकल हिस्ट्री भी पूरी नहीं प्रपोजल फॉर्म पे मेंशन करते हैं, सारी बीमारियों के बारे में डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसकी डिटेल उसमें नहीं देते हैं। तो जिसका नतीजा क्या होता है कि उस समय तो उनको प्रपोजल फॉर्म के बेस पे इंश्योरेंस मिल जाता है, इंश्योरेंस तो कंपनी तुरंत इशू कर देगी, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब उसके बाद कभी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कभी उनको
हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता पड़ी और कोई ऐसी डिसीज़, ऐसी बीमारी जो उसके पहले से उन्होंने उसमें डिस्क्लोज नहीं की थी, तो उसके कारण से उनका क्लेम भी रिजेक्ट होता है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि पॉलिसियां भी कैंसिल हो जाती हैं, तो आपका पुराना जो आपने इतने सालों तक प्रीमियम दिया है वो भी गया, आपका क्लेम भी गया और पॉलिसी भी कैंसिल हो गई। बिल्कुल रवि जी, हमारा ये जो विषय है काफ़ी विस्तार से इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए, समय की अवधि कम है, इसलिए यहीं पर हम आपको धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का अंक काफ़ी पसंद आया होगा और इस वर्ष आप स्वच्छ दिवाली, शुभ दिवाली बनाएं, सुरक्षित दीपावली बनाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।